नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल पेज पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज उत्तराखंड एसआई का डे सेकंड है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। धीरे धीरे हम पर्टिकुलर सभी टॉपिकों को क्लियर करेंगे, तो ध्यान से सभी लोग जो लोग भी वीडियो को देखते हैं कॉपी पेन ज़रूर निकाल लीजिए। ये हमारा 30 दिन का टारगेट है। 30 दिन में हमारा जो कल भी मैंने आपको बताया था 95 प्लस का टारगेट रहेगा। तो कॉपी पेन निकाल करके जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे घर में हो, या कहीं पर भी आप लोग देख रहे हो, तो ज़रूर आप लोग कॉपी पेन ज़रूर निकाल लीजिए, ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स आप बना पाओ। नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी दिए जाएंगे, लेकिन जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उनका उतना महत्व नहीं होता है जितना आप खुद लिख करके अपने नोट्स तैयार करोगे तो बहुत बेहतर नोट्स आपके बनेंगे। हिंदी समझने वाला विषय है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण कहा किसे जाता है? व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर के बना है। विधन, आधन, करण। व्याकरण विधन, आधन, करण 3 शब्दों के मेल से ये शब्द बना है। और हमारा जो सामान्य हिंदी है उसका महत्वपूर्ण विषय व्याकरण ही इन्होंने दिया है। व्याकरण से ही हमें भाषा का जन्म उद्भव कराना है और व्याकरण को ही हमें पढ़ना है। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है कि भाषा का विश्लेषण, अगर हम लोग बात करें नियमों का जो विश्लेषण कहा जाता है उसे ही हम व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र के इतिहास में आचार्य पाणिनि जी का नाम सबसे प्रमुख माना जाता है। आचार्य पाणिनि जी का नाम सबसे प्रमुख माना जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों, ये ध्यान देना, जिसे अष्टाध्यायी कहा गया। और इसी अष्टाध्यायी को संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी को ही संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसलिए आचार्य पाणिनि जी को मूल व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता भी का माना जाता है। इनके द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है वो आपका 14 खंडों में विभाजित है। ये आपको पहला पॉइंट ध्यान देना है। इनके द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है इसमें कितने पाठ हैं, कितने अध्याय हैं, तो 14 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, मूल व्याकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मूल व्याकरण का जन्मदाता अगर हम हिंदी में बात करें तो वो अपिशील और कात्यायन जी को माना जाता है। अपिशील और कात्यायन, ये नोट कर लीजिए। मूल व्याकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो अपिशील और कात्यायन जी को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता आचार्य पाणिनि जी को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो 14 खंडों में विभाजित है। इसी प्रकार से आपके 2-3 प्रश्न आपके ये भी बनते हैं। सबसे पहले जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? इसमें खंड का मतलब होता है अध्याय। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो ये 15 अध्याय अर्थशास्त्र में है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राजतरंगिणी, ये कल्हड़ द्वारा रचित है। राजतरंगिणी के जो रचयिता है वो कल्हड़ के द्वारा रचित की गई। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। एक एक प्रश्न यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसमें आपके 8 अध्याय हैं दोस्तों। राजतरंगिणी में कितने हैं? 8 अध्याय हैं। और तीसरा आपका ये अष्टाध्यायी के बारे में मैंने बात कर दिया, जिसमें कितने पाठ हैं, खंड हैं, भाग हैं, वो कितने हैं? आपके 14 भाग हैं। तो ये 3 प्रश्न यहीं पे आप लोग नोट कर लीजिए। कई बार आता है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं? तो वो 15 हैं। जो आपका राजतरंगिणी, कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी में कितने अध्याय हैं? तो वो है आपका 8 अध्याय हैं। तो ये ध्यान देना। संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता अपिशील और कात्यायन जी को माना जाता है। मूल व्याकरण के जन्मदाता अपिशील और कात्यायन जी को माना जाता है। यह आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से अगर हम व्याकरण की मूल परिभाषा से परिचित कराएं तो किसी भी भाषा की नियमावली, एक शब्द आपको याद रखना है, नियमावली। किसी भी भाषा की नियमावली, व्याकरण अपना आप में क्या है? नियमावली है। नियमों का एक संग्रह है।
जिसे हम बात करेंगे। अगर हम संविधान की बात करें, संविधान एक ऐसा दस्तावेज को माना जाता है जिसमें एक नियम है, नियमों का दस्तावेज है, जिसमें हमारे जो भी अधिकार, कर्तव्य और जो भी हमारे संवैधानिक डॉक्यूमेंट है उसका एक प्रॉपर तरीके से जो अध्ययन किया जाता है वो हम संविधान में किया जाता है। इसी तरीके से व्याकरण की जो नियमावली, हिंदी की जो नियमावली है, भाषा की जो नियमावली है, उसे हम क्या कहा जाता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। तो ये ध्यान देना। तो व्याकरण से संबंधित आपके 3-4 बिंदु यहाँ पे आपके प्रश्न बनने वाले हैं, तो ये जरूर नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे भाषा, जो हिंदी भाषा के बारे में, भाषा किसे कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें हिंदी व्याकरण के बाद हिंदी भाषा की, ध्यान दीजिएगा। भाषा, हिंदी अपने आप में आज एक भाषा है। भाषा किसे कहा जाता है ये याद रखिए। सबसे पहला बिंदु ये याद रखिए, भाषा। तो सबसे पहले मनुष्य, आपको एक परिभाषा नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी पेन निकाल करके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, ये याद रखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप भाषा में हेडिंग डालिए भाषा और उसमें डैश करके लिखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज में रहने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, और विचारों का आदान प्रदान के जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है उसे संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण कहा जाता है। विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से आपका बनेगा, भाषा है ऑप्शन ए माध्यम, बी माध्य, सी साधन और डी साध्य। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, भाषा एक क्या है, अपने आप में माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहा जाता है, विचारों के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहा जाता है, और संप्रेषण का माध्यम ही भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहा जाता है, और संप्रेषण का जो माध्यम है, माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहा जाता है। यह आपको ध्यान देना है। अगर हम भाषा के भेद के बारे में बात करें, भाषा के भेद या प्रकार, भाषा के भेद या प्रकार, अगला हेडिंग डालिए भाषा के भेद या प्रकार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है आपका मौखिक भाषा। भाषा के 2 भेद होते हैं। पहला, केवल 2 ही आपको ये ध्यान देना, भाषा के भेद होते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपके बनेंगे। छोटे छोटे प्रश्न भी है आपके परीक्षाओं में बनने वाले हैं, तो आपके ध्यान देना कि भाषा के भेद होते हैं 2 प्रकार के, लिखित और मौखिक। यदि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लेखन के माध्यम से करे तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है, और यदि आप मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोल करके करे, बातों से करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहा जाता है। तीसरा बिंदु आपका सांकेतिक भी बनता है, लेकिन सांकेतिक को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, यह आपको ध्यान देना है। सांकेतिक को जो आपका भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो आपको ये ध्यान देना, भाषा में आपका केवल और केवल इतने ही ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक ही आपके बनेंगे, ये ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे भाषा के प्रकार, और भाषा के बाद अगर हम लोग बात करें भाषा परिवार के बारे में, अगर हम लोग बात करें भाषा परिवार, हेडिंग डालिए भाषा परिवार। परिवार जिस प्रकार से सभी का अपना एक परिवार होता है, चाहे जीव जंतुओं का हो, वनस्पतियों का हो, मनुष्यों का हो, उसी प्रकार से भी भारतीय भाषाओं का भी अपना एक परिवार होता है। और भाषा परिवार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला भाषा परिवार है भारोपिया,
भारोपीय भाषा परिवार, ये ध्यान दीजिए। दूसरा होता आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा होता आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भाषा परिवार की दृष्टि से, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है, जिसे भारतीय आर्य भी कहा जाता है, या भारतीय आर्य परिवार भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है, हिंदी है, भारतीय आर्य, द्रविड़, चीनी, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो भारतीय आर्य या जिसे भारोपीय भी कहा जाता है, ये आपका भारत की जो भाषाएं हैं वो 73% भाषाएं इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। यानी जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है, और देश की 73% भाषाएं वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में, तो 25% जो भाषाएं हैं वो आपका भारोपीय द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आपका अगर हम लोग बात करें 1.7% जो भाषाएं हैं, 1.3 वो आपका द्रविड़ है। 0.7% जो भाषाएं हैं वो चीनी तिब्बती के अंतर्गत आती हैं। यानी भारत का जो सबसे छोटा भाषा परिवार है वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। इसके अलावा भी सामान्यतः हम 4 प्रकार से बांटते हैं, लेकिन कई पुस्तकों में 5-6 प्रकार से भी विभाजित किया जाएगा। प्रश्न ये बनते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो कौन सा है, वो आपका भारोपीय भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत आपके उत्तर भारत की जो भी भाषाएं होंगी, चाहे राजस्थानी की बात करें हम, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, डोगरी भाषा परिवार की बात करें, डोगरी भाषा की बात करें, सिंधी की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो ये सभी आपकी क्या हैं, भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं। नीचे द्रविड़, आपको ये ध्यान देना, जो ये साउथ वाला क्षेत्र है ये द्रविड़ भाषा परिवार का अंग माना जाता है, जिसमें आपका तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं हैं वो आपका द्रविड़ भाषा। ये छोटे छोटे जनजातियाँ जो क्षेत्रों में बोली जाती है वो आपका ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषाएं बोली जाती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भारोपीय, इनकी भी हम व्याख्या करेंगे। अभी पॉइंट केवल आपको ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार है। सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, चीनी तिब्बती है। जो कुछ लोग भारत में इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जो बाहरी देशों से आए हुए हैं उनकी जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे छोटा भाषा परिवार, कौन कौन सी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, इस पे भी हम पूरी व्याख्या आगे धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अभी केवल भाषा परिवार, यानी जो भाषाओं का एक समूह होता है उसे भाषा परिवार हम कहेंगे। इसकी दृष्टि से भारत में 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान देना है। अगला टॉपिक दोस्तों ये ध्यान दीजिए, अगर हम लोग हिंदी का विकास भी यहाँ पे पढ़ेंगे, हिंदी के इतिहास का विकास, अब 2 बिंदु आपको ये ध्यान देना है। हिंदी हम प्रारंभ करने से पहले महत्वपूर्ण 2-3 टॉपिक हम पहले क्लियर कर लें ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम हिंदी की आदि जननी के बारे में बात करें तो वो कौन है, संस्कृत है। हिंदी का विकास, हेडिंग क्या डालोगे, हिंदी का विकास, हिंदी का विकास। तो हिंदी के विकास में सबसे पहले संस्कृत, फिर आ जाएगा आपका पाली, ये जरूर याद कर लीजिए, 1 नंबर का आपका जरूर बनेगा। प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, या हिंदी के बारे में
इस प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। हिंदी की आदि जननी, यहाँ पे पॉइंट 1, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है किसे? संस्कृत को। सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत को। दूसरा पॉइंट पाली से आप लोग ले लेंगे कि भारत की पहली देशीय भाषा, भारत की पहली देश की भाषा अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी है? आपकी पाली। प्राकृत के बारे में अगर हम लोग बात करें, प्राकृत को यहाँ पे प्राकृत पाली के बारे में अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग एक और ऐड कर सकते हैं कि जो आपका बौद्ध धर्म की भाषा है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध, वो आपका किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी, तीसरा बिंदु, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन तीर्थंकरों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अशोक का शिलालेख, अशोक के सभी शिलालेख, अशोक के शिलालेख वो प्राकृत भाषा में है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी स्थिति में हिंदी यहाँ से आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट ये भी बनता है कि हिंदी के इतिहास का जो विकास होता है वो कहाँ से होगा? आपका अपभ्रंश से प्रारंभ हुआ। हिंदी के इतिहास का जो विकास होता है उसमें डैश करके आप लोग लिख लोगे, अपभ्रंश से होता है। हिंदी के इतिहास का विकास कहाँ से होता है? अपभ्रंश से होगा। ये आपका पॉइंट बन जाता है। तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। भारत की पहली देशीय भाषा वो आपकी किसी राजकीय भाषा वो पाली है। इस प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? वो संस्कृत को कहा जाएगा। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो पाली में दिए थे। महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे वो प्राकृत में दिए थे। जैन तीर्थंकरों की जो भाषा रही है वो प्राकृत रही है। अशोक के शिलालेख की जो भाषा रही है वो प्राकृत भाषा रही है। अपभ्रंश, हिंदी के इतिहास का जो विकास होता है वो अपभ्रंश से होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें लिपि के बारे में, अगला पॉइंट आपका बनेगा जब आप लोग ये याद कर लेते हो, अगला पॉइंट आपका लिपि बनता है। लिपि, लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका। किस विधि से हम लिख रहे हैं, लेखन का जो तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसे हम लिपि कहा जाता है। और सबसे प्राचीन लिपि मेरे दोस्तों वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी के बाद लिपि का भी विकास इसी प्रकार हुआ है। गुप्त, कुटिला, प्राचीन नागरी, और देवनागरी। ये आपका लिपि का विकास है। फिर हम देवनागरी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी और देवनागरी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसी प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास भी पूछा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस क्रम में हुआ है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिला, प्राचीन अभिलेख। हमें उत्तराखंड के बारे में अगर हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो कई अभिलेख हमें कुटिला लिपि में भी मिले हैं। उनकी जो लिखने का तरीका था वो कुटिला था। इसके अलावा बहुत सारी लिपियाँ, जैसे शंख लिपि में शंख के आकार के शब्द वहाँ पे बने थे। तो ये भी हम लोग आगे उत्तराखंड के इतिहास में वहाँ पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर देवनागरी लिपि का विकास अगर पूछा जाए तो इसी प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास भी हुआ है। दोस्तों, देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, ये नोट कर लीजिएगा, वो गुजरात के एक राजा हुए अजय भट्ट। गुजरात के राजा अजय भट्ट के एक शिलालेख में, अजय भट्ट के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बिंदु आपको ध्यान देना है। धीरे धीरे करके हम इसी प्रकार से हिंदी का प्रतिदिन
छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ना करके केवल इतना ही ये ध्यान देना, यहीं पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि किस प्रकार से क्या क्या बिंदु आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रत्येक दिन छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के धीरे धीरे और आगे व्याख्यात्मक रूप से क्लास आपके सामने लाई जाएगी। तो सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग भी देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन हम लोग उत्तराखंड दरोगा के लिए एक तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। उन लोगों का वीडियो जरूर मैसेज जरूर पहुंचा दीजिए जो लोग प्रतिदिन क्लास, 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन में हम पूरी हिंदी करेंगे, ये ध्यान दीजिए। सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।